उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने क्या है क्लास 11th की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग सीख रहे थे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमने पिछले लेक्चर में बात किया था ट्रेंड ऑफ आयोनेशन एनर्जी इन डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है। देखो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने आयोनेशन एनर्जी का कंपैरिजन सेकंड और थर्ड पीरियड में पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा आयोनेशन एनर्जी का कंपैरिजन एस और पी ब्लॉक में किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो हम पीरियड सेकंड थर्ड पीरियड में आयोनेशन एनर्जी का कंपैरिजन पढ़ लिया था। ग्रुप एस और पी ब्लॉक के ग्रुप में पढ़ लिया था। फिर हमने डी ब्लॉक, पिछले लेक्चर में हमने डी ब्लॉक मतलब फोर्थ पीरियड और एफ ब्लॉक 4F सीरीज के बारे में भी हमने आयोनेशन एनर्जी का ट्रेंड पढ़ लिया था। साथ में पिछले क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, और उन क्वेश्चंस में हमने पी ब्लॉक के, किसके, पी ब्लॉक के अगर दो एडजेसेंट ग्रुप और दो एडजेसेंट पीरियड के क्वेश्चंस आ जाएं तो उसको कैसे करते हैं वो भी हमने सीख लिया। तो अभी हम पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन किस तरह से करते हैं वो सीख चुके हैं। उसी तरह ग्रुप में हम आयोनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन किस तरह से करते हैं वो भी हम सीख चुके हैं। ठीक है, और पी ब्लॉक में, किस केस में, पी ब्लॉक में अगर दो पीरियड और दो ग्रुप का एलिमेंट्स आए और बोले आपसे इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन करो तो हम वो भी सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि अगर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स दे रखे हैं तो उनके आयोनाइजेशन एनर्जी का एस ब्लॉक के दो ग्रुप और पीरियड के क्वेश्चंस दे दे तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन किस तरह से करेंगे। साथ में आज हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले बात करते हैं एस ब्लॉक। किसकी बात करते हैं? एस ब्लॉक में। तो एस ब्लॉक में दो ग्रुप आते हैं। ग्रुप फर्स्ट ली ना की रब से, फरियाद रेडियो एक्टिव होता है, छोड़ देते हैं। उसी तरह ग्रुप 2 की बात करूं तो कौन आता है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप। ठीक है, अब इसमें आई का ट्रेंड की बात करूं, किसकी बात करूं? आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड की बात करूं तो इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, फिर लिथियम, फिर बाप, फिर ना की रब से। ठीक है, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड होता है। ये डाटा बेस्ड मतलब वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप देख सकते हैं जो बेरियम है इसका हाईएस्ट IE होता है, हाईएस्ट IE। ठीक है, और जो सीजियम होता है इसका क्या होता है? लोएस्ट IE, लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब सीजियम को अगर थोड़ा सा भी एनर्जी दोगे तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, लेकिन बेरियम का IE क्या होता है? हाईएस्ट। मतलब इसको अगर बेरियम में से चाहते हो इलेक्ट्रॉन निकले तो इसके लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो ये एस ब्लॉक की कभी भी दो ग्रुप और दो पीरियड के क्वेश्चंस आ जाए तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल डाटा के हिसाब से इसका ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपने पिछले लेक्चर में सीखा था कि अगर पी ब्लॉक में दो लगातार ग्रुप, दो एडजेसेंट ग्रुप और पीरियड क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करते हैं। और आज आपने सीख लिया कि अगर इस ब्लॉक में दो एडजेसेंट ग्रुप और पीरियड के क्वेश्चन आए तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक और फैक्टर होता है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसा कि मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ, क्या बताते आ रहा हूँ कि जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा या तो सेम ग्रुप का आएगा, या तो सेम पीरियड का आएगा, या दो एडजेसेंट ग्रुप दो एडजेसेंट पीरियड क्वेश्चन आएगा, या एक रैंडम क्वेश्चन आएगा, या आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो एक केस और बात करते हैं। केस क्या है कि मान लीजिए अपने पास मेटल है। क्या है? मेटल। ठीक है, मेटल है अपने पास। मेटल दे दिया आपको। मेटल से ज्यादा आई किसकी होती है? मेटलॉइड्स की। अब मेटलॉइड से ज्यादा आई किसकी होती है? नॉन मेटल की। किसकी होती है? नॉन मेटल की। ठीक है, क्योंकि मेटल आपको पता है मेटल कौन होते हैं? जो जनरली मेटल्स वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, और जिनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा उसके IE क्या होगी? कम होगी। तो ये क्या है? IE का ऑर्डर। क्या है? IE ऑर्डर। ठीक
ठीक है, मतलब मेटल की जो आई होती है कम होती है, मतलब मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। मेटलॉइड की आई मेटल से ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है? नॉन मेटल की। नॉन मेटल जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसी डाटा पे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ रखे नीट में। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। नीट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या अपने पास, आपको पता आई का ऑर्डर बताना है। ये क्वेश्चन दे देता, बोरॉन, फ्लोरीन, फास्फोरस और सल्फर। ठीक है, ठीक है। अब इसको बताना है आपको आई का ऑर्डर। तो देखो ये एक रैंडम क्वेश्चन है, ना तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, ना तो ये सेम ग्रुप में आते हैं, ना ये सेम पीरियड में आते हैं। ये क्वेश्चन कैसा है? रैंडम। कैसा है? रैंडम। ना तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले, ना तो इसमें सेम इलेक्ट्रॉन संख्या, ना तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, ना ये सेम ग्रुप में आते हैं, ना ये सेम पीरियड में आते हैं, ना ये दो एडजेसेंट ग्रुप और दो एडजेसेंट पीरियड के एलिमेंट है। ठीक है, ठीक है। कैसे पता चला? जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो इसका कितना आएगा? 2p1। कितना आएगा? 2p1। इसका कितना आएगा? 2p5। कितना आएगा? 2p5। इसका 3p3, 3p3, और ये कितना आएगा? 3p4। ठीक है। अगर बोरॉन की बात करूं, याद है ना, बैगन किसमें? 13 ग्रुप में आता है, फ्लोरीन 17 ग्रुप में आता है, ये 15 ग्रुप में आता है। ठीक है। सल्फर 7 से 16, 7 से सल्फर, याद है ना, 16 ग्रुप में आता है। तो देखो ये सबका ग्रुप नंबर अलग है ना, है। तो फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अब सवाल ये उठता है, तो ये किसके केस में आएगा? रैंडम क्वेश्चन। क्या आएगा? रैंडम क्वेश्चन। अब इस रैंडम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट, मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल। ठीक है, ठीक है। आपको याद हो बोरॉन, बोरॉन को हमने क्या माना था? मेटलॉइड। याद है क्या माना था? मेटलॉइड। और जो मेटलॉइड होगा, और बाकी तीनों क्या है? फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, ये क्या है? नॉन मेटल। क्या है भाई? नॉन मेटल्स। ठीक है, ठीक है। तो देख सकते हो मेटलॉइड का तो आई नॉन मेटल से कम होगा, इसका मतलब बोरॉन का आई सबसे कम होगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं इन तीनों में। तो इन तीनों में कैसे बात करें? अगर इन तीनों को पीरियोडिक टेबल में देखोगे, देखो तो पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज होते हैं? ये ऐसे अरेंज होते हैं, है ना, है बोरॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन। तो जैसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हो, लेफ्ट टू राइट, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो पीरियड में, जैसे ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है भाई? इंक्रीज करता है। अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो देखो सबसे लास्ट में, इसका मतलब फ्लोरीन का क्या होगा? सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक होगा। अगर सबसे ज्यादा फ्लोरीन नॉन मेटालिक है तो इसका आई क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो कौन आ जाएगा फिर? फ्लोरीन। कौन आ जाएगा? फ्लोरीन। ठीक है। ये बोरॉन क्यों है? क्योंकि मेटलॉइड है, और मेटलॉइड की आई कम होती है, और नॉन मेटल की आई क्या होती है? ज्यादा। तीनों आ गए नॉन मेटल कैटेगरी में। अब इन तीनों में देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, मतलब फ्लोरीन सबसे लास्ट में आ रहा है। किस में आ रहा है? सबसे लास्ट में। तो फ्लोरीन का क्या होगा? फ्लोरीन का क्या होगा भाई? फ्लोरीन का आई सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं ये दो। तो याद करो, देखो इन दोनों का शेल नंबर सेम है। क्या है? शेल नंबर सेम है, और ये P3 है और P4 है। होना चाहिए कायदे से किसका? P4 का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन याद करो शेल नंबर सेम हो और P3 P4 में क्या हो रहा था? एक्सचेंज। क्या हो रहा था? एक्सचेंज। होना चाहिए इसका ज्यादा, पर इसका कम होगा, सल्फर कम होगा, और उससे ज्यादा किसका होगा? फास्फोरस का। बात समझ में आई? तो ये इसका क्या हो गया? ट्रेंड। आई का ट्रेंड हो गया, आई। ठीक है, आई का ऑर्डर हो गया। बात समझ में आई? नोट करिए इसको। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में ऑलरेडी आ चुका है ये। एक और क्वेश्चन लेकर डिस्कस करते हैं, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट। मिटा दो? मिटा दीजिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन क्या अपने पास? क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, ये भी नीट में आ चुका है क्वेश्चन। क्या है? कैल्शियम है अपने पास, स्ट्रोंशियम है, सल्फर है और आर्गन है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये भी रैंडम क्वेश्चन है। क्या है? रैंडम। ना तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, ना ये सेम ग्रुप में आते हैं, ना ये सारे सेम पीरियड में आते हैं, ना दो एडजेसेंट ग्रुप और पीरियड के क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन है? रैंडम।
अब रैंडम क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, जरा उसको समझते हैं। तो आपको पता होगा कैल्शियम स्ट्रोंशियम कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं। कैसे होते हैं, मेटल्स। शुरू में बताया था पीरियोडिक टेबल की जब स्टार्टिंग कर रहे थे उसी समय बताया था। जबकि सल्फर और आर्गन कैसे होते हैं भाई, नॉन मेटल। कैसे होते हैं, नॉन मेटल। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। मेटल वाले का Ie कम होगा जबकि नॉन मेटल वाले का I ज्यादा होगा। कैल्शियम सल्फर से ज्यादा किसका होगा, कैल्शियम स्ट्रोंशियम से ज्यादा किसका होगा, सल्फर और आर्गन का। ठीक है, ठीक है। अब बात करें तो कैल्शियम स्ट्रोंशियम। तो देखो कैल्शियम का अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 4s2 जबकि स्ट्रोंशियम का 5s2। याद करो, बेटा मांगे कार स्कूटर ये सेम ग्रुप में आते हैं। कैल्शियम के बाद क्या आता है, स्ट्रोंशियम। तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है बताओ, Ie क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है ना। ग्रुप 2 में याद करो नॉर्मल ऑर्डर था, ग्रुप 2 में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं लग रहा था, तो ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ेगा तो Ie क्या होगा, कम होगा। तो स्ट्रोंशियम का Ie क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ठीक है। तो स्ट्रोंशियम का Ie कम होगा, उस आधार किसका होगा, कैल्शियम का होगा। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो 2 हो गया। अब हम बात करते हैं इस पे, इनमें कौन, दोनों में कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा। तो सल्फर है, आर्गन है। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखोगे तो कितना आएगा, 3p4। ठीक है, जबकि आर्गन का कितना आएगा, 3p6। अब देखो मैंने बोला था इन दोनों का शेल नंबर क्या है, शेल नंबर सेम है। क्या है, शेल नंबर सेम है। अगर शेल नंबर सेम है इसका मतलब ये क्या आते हैं, सेम पीरियड में आते हैं। किस में आते हैं ये दोनों किस में आते हैं, सेम पीरियड में। किस में आते हैं भाई, सेम पीरियड में। और जब भी कोई भी एलिमेंट सेम पीरियड में आए, कभी भी एलिमेंट अगर सेम पीरियड में आए, तो मैंने आपको एक चीज बताया था शुरू में कि सेम पीरियड में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की Ie ज्यादा होती है। सेम पीरियड में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की Ie ज्यादा होती है, पहले ही बता रखा हूं। ठीक है, इसका मतलब सेम पीरियड में है तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा होगी। तो ये इसका क्वेश्चन होगा। आया समझ में, आया। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा Ie का। कोई दिक्कत इसमें, अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दो, मिटा दीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए आप, एक और क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे क्वेश्चन नंबर 3, इस पे को क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जैसे लिथियम है और आयोडीन है, बताइए Ie का ऑर्डर। ठीक है, ठीक है। तो कैसे बताओगे, लिथियम मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है भाई, बताओ। लिथियम क्या होता है, मेटल, जबकि आयोडीन कैसे होता है, नॉन मेटल। रैंडम क्वेश्चन है, अभी रैंडम है ना। तो रैंडम क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या होगा, मेटल का Ie कम होता है जबकि नॉन मेटल का Ie ज्यादा होता है, तो आयोडीन का Ie ज्यादा होगा। उसी तरह मान लो चौथा क्वेश्चन कोई पूछ ले, लिथियम और सिलिकॉन का बताओ। ठीक है, ठीक है। तो लिथियम कैसा है भाई, मेटल है, जबकि सिलिकॉन कैसा है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल की Ie ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेटल। बात समझ में आई। तो ये 4 क्वेश्चन नोट करिए और हम नेक्स्ट अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ Ie। ठीक है, ठीक है। आ रहा समझ में, आ रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, जरा उसको समझते हैं। अगला टॉपिक का नाम लिखिए एप्लीकेशन ऑफ Ie। एप्लीकेशन ऑफ Ie। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला एप्लीकेशन है मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, ठीक है। तो ग्रुप फर्स्ट की बात करते हैं, जनरली हम ग्रुप फर्स्ट के लिए बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। ग्रुप फर्स्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं। याद होगा आपको, ग्रुप फर्स्ट में कौन होते हैं, मेटल्स, हाइड्रोजन को छोड़ के। तो ली, ना, की, रब, से। ठीक है, ठीक है। फिर याद रेडियो एक्टिव है, उसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है। तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम। Ie क्या, साइज बढ़ता है, क्या होता है, साइज बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो Ie क्या होगा, कम होगा। साइज बढ़ेगा तो Ie क्या होगा, कम होगा। मतलब Ie कम होगा मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अगर Ie कम है
तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर इनको इलेक्ट्रॉन लूज करके टेंडेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब इनका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। क्या होगा भाई, मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। समझ में आई। तो ये पहला एप्लीकेशन था मेटालिक कैरेक्टर। जनरली क्या होता है, डाउन टू ग्रुप आने पे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो मतलब आई कम होगा। याद करो ग्रुप फर्स्ट में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं था, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड साइज के ऑर्डर में बताया था। ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड 16 17 18 ये वो ग्रुप होते हैं जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता है, तो उसमें ये ग्रुप था। तो जनरली क्या होता है, टॉप टू बॉटम आओगे, साइज बढ़ेगा, आई घटेगी, आई घटेगी मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा भाई, बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये था हमारा पहला फैक्टर। अब हम बात करते हैं अपने दूसरा फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या होता है अपने पास, दूसरा फैक्टर होता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। पहला रिएक्टिविटी सेम टू सेम होता है जो मेटालिक कैरेक्टर का होता है। तो हाँ, इसका तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। ठीक है, ये भी देख सकते हो कि आई घट रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसी तरह जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल होता है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ROM लिख देता हूँ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IE होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IE होता है। कैसे, जरा इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट लेते हैं, ग्रुप फर्स्ट में कौन होते हैं भाई, मेटल्स होते हैं, लिथियम, ली ना की रब से। ठीक है, ठीक है। तो देखो ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा भाई, ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ेगा, मतलब IE कम होगी। IE क्या होगा, कम होगा। IE कम होगा मतलब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, आ रहा समझ में, आ रहा। अब इसी तरह एक आपके एनसीईआरटी में ले रखा है ग्रुप 17। ग्रुप 17 में फिर कल बाहर आएगी आंटी, है ना। तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, साइज बढ़ेगा। ठीक है, आई क्या होगा, घटेगा। ठीक है, देखो ग्रुप 70 में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, नॉन मेटल। क्या होता है, नॉन मेटल। तो ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ेगा, आई घटेगा, मतलब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। भाई ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है, आई घटता है, आई घटता है मतलब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। लेकिन नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। अगर ऊपर से नीचे आने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। अगर नॉन मेटालिक घटेगा तो क्योंकि देखो नॉन मेटल है और इसका ऊपर से नीचे आने पर कैरेक्टर, नॉन मेटल का कैरेक्टर ही घट रहा है, मतलब रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये समझ में आया। देखो ये मेटल थे, ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ रहा था, एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही थी, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा था। अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन ग्रुप 70 में कैसे होते हैं, नॉन मेटल, ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ेगा, आई कम होगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है। अगर नॉन मेटालिक घट रहा है क्योंकि ये नॉन मेटल है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर ही घट रहा है, इसका प्रॉपर्टी खुद घट रही है। अगर घट रही है तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, घटेगी। क्या होगी, घटेगी। जबकि यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा था क्योंकि सारे मेटल्स थे तो इसका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा था तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ रही थी। बात समझ में आई, नोट करिए इसको। कोई दिक्कत इसमें, अरे बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आया समझ में, आया। नेक्स्ट तीसरा, इसका तीसरा एप्लीकेशन, क्या है जरा उसको समझते हैं। तीसरा स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम में तो सोडियम चाहे तो 11 के 11 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना, है। लेकिन आपको पता है कि नेचर में सोडियम सोडियम +1 स्टेबल होता है। सोडियम पे जब +1 होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो अब हम सीखने वाले हैं कि
कौन से किस एलिमेंट पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे कि किस एलिमेंट पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, अब हम उसी को सीखेंगे। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई एक मेटल है M, ठीक है, उसको आपने IE1 दिया, क्या दिया IE1, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, M प्लस में जाएगा, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो क्या आएगी, +1 आएगी। उसी तरह कोई मेटल है, उसको आपने IE2 दिया, क्या दिया IE2, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इस पर क्या आएगा M+2। जनरली मैं 2 एग्जांपल लेके चल रहा हूँ अभी, ठीक है, ठीक है। तो M+2 आएगा, इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +2, कितना आएगा, +2, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे डेल्टा IE, क्या निकालोगे, डेल्टा IE। डेल्टा I कैसे निकालोगे, IE2 माइनस IE1, IE2 में से IE1 घटा देना, तो अपने पास क्या आएगा, डेल्टा IE। और ये डेल्टा I जो निकालोगे वो निकालोगे सक्सेसिव, कैसे निकालोगे, डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव, डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव IE, सक्सेसिव IE का डिफरेंस निकालोगे। सक्सेसिव मतलब IE1 और IE2 का डिफरेंस निकालोगे, IE2 IE3 का डिफरेंस निकालोगे। सक्सेसिव मतलब लगातार 1 फिर 2 फिर 3, ये नहीं कि 1 को 3 से निकाल 1 का 3 का डिफरेंस निकाल दिया, नहीं। कैसे निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे बिटवीन सक्सेसिव IE, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ठीक है। अब मान लो पहला केस क्या होता है, अगर ये डेल्टा IE जो ये डेल्टा IE निकाल रहा हो, अगर ये डेल्टा IE ग्रेटर आता है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, अगर डेल्टा IE निकाला और ये 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा आया, ग्रेटर आया, क्या आया, ग्रेटर आया, ठीक है, ठीक है, देन लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल, क्या बोला मैंने, इफ अगर डेल्टा IE जो डेल्टा IE निकाल रहे हो, अगर इस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा आया तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, ठीक है, ठीक है। दूसरी पॉइंट, अगर इफ डेल्टा IE लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, देन, ठीक है, इफ डेल्टा IE जो डेल्टा IE निकाल रहा होगा 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा। अगर डेल्टा IE लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, देन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, इज स्टेबल। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ठीक है। इस तीसरा केस क्या बनता है, इफ IE is not given, ठीक है, और if डेल्टा IE is between 11 और 16 इलेक्ट्रोवोल्ट, अगर IE दे नहीं रखा या जो IE दे रखा है 11 और 16 इलेक्ट्रोवोल्ट के बीच में आ रहा है, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन determine stability। फिर कौन डिटरमाइन करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा इसको एग्जांपल से समझते हैं, क्या एग्जांपल से समझते हैं, देखो जैसे मान लो अपने पास कोई मेटल M है, ठीक है, ये मेटल M है, इसका 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा है, इसका IE1 दे रखा है, इसका IE2 दे रखा है और इसका IE3 दे रखा है। मान लेते हैं ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, ठीक है, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है और ये 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। IE1 मतलब M+ की बात कर रहा है, IE2 मतलब M+2 2 इलेक्ट्रॉन, IE3 मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना, उनकी IE की वैल्यू दे दिया है। और क्वेश्चन पूछा विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, +1 B +2 C +3 D, नन ऑफ दिस, NOD, ठीक है, NOT, नॉन ऑफ दिस। अब आपको बताना है, तो आप कैसे बताओगे, तो आपको बताना है कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, तो इसके लिए आप निकालोगे डेल्टा IE। कैसे निकालोगे, डेल्टा IE कैसे निकालोगे, सक्सेसिव निकालोगे, सक्सेसिव मतलब 1 और 2 का डिफरेंस निकालोगे। तो कैसे निकालोगे, IE2 माइनस IE1 कितना है 10 इलेक्ट्रोवोल्ट, IE1 कितना है 5 इलेक्ट्रोवोल्ट, कितना बच गया भाई 5 इलेक्ट्रोवोल्ट। मतलब जो डेल्टा IE आ रहा है वो 5 इलेक्ट्रोवोल्ट आ रहा है, 5 इलेक्ट्रोवोल्ट आ रहा है मतलब 11 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम आ रहा है। डेल्टा IE इलेक्ट्रोवोल्ट
11 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम आ रहा है, तो कौन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा? तो इन दोनों में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है? ये। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या, इसके हिसाब से कौन स्टेबल होना चाहिए? +2। कौन सा होना चाहिए? +2। ठीक है, ठीक है। अब फिर निकालो ये I1 I2, फिर क्या निकालोगे? डेल्टा I निकालोगे, सक्सेसिव IE1 I2 निकाल लिया, फिर I2 I3 का निकालोगे। तो कैसे निकालोगे? IE3 माइनस IE2। IE3 कितना है? 45 माइनस 10, तो कितना आ गया? 35 इलेक्ट्रोवोल्ट। कैसा आ गया? 35 इलेक्ट्रोवोल्ट। 35 इलेक्ट्रोवोल्ट मतलब पहला केस डेल्टा I 16 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज़्यादा है ना, 35 है, 16 से ज़्यादा ही है। इसका मतलब इसमें कौन स्टेबल होगा? लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस बार इन दोनों का डिफरेंस निकाले, तो इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में लोएस्ट कौन है? +2 की +3? +2 है, तो इसका भी क्या है? +2। तो दोनों से IE1 IE2 जिसका निकाल रहे हो +2 आ रहा है, IE2 I3 का डिफरेंस निकाल रहे हो उसके हिसाब से भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल आ रहा है। मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। बात समझ में आई? तो इस तरह से इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो इसको। कोई दिक्कत इसमें? अरे बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, मिटा दूँ? मिटा दीजिए। अब ये देखो, ये तो 2 पॉइंट समझ में आ गया, और तीसरा पॉइंट अगर IE नहीं दे रखा तो आप कैसे बताओगे? ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। मिटा दो? मिटा दीजिए। क्वेश्चन है, ये तो एग्जाम्पल समझ लिया है। एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी in Al+2 Al+3। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी मतलब Al पे +1 +2 +3 करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको I नहीं दे रखा, तो कभी भी अगर I नहीं दे, इफ I इज नॉट गिवन, और अगर डेल्टा I, जो डेल्टा I निकालोगे 11 और 16 इलेक्ट्रोवोल्ट के बीच में है, ठीक है, तो कौन सा फैक्टर यूज करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन डिटरमाइन करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन स्टेबिलिटी। कौन डिटरमाइन करेगा भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एल्युमिनियम पे +1 हो, तो एल्युमिनियम पे +1 होता है, तो ये कैसा होता है? देखो एल्युमिनियम कितने पे आता है भाई? 13 पे, तो क्या आ गया? नियॉन 10, और फिर 3s2 3p1। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, क्या बचेगा? 3s2 +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, क्या बचेगा? 3s1 +3 मतलब क्या जाएगा? ये 2p6, क्या जाएगा? 2p6, है ना? है, बिल्कुल सही। तब देखो ये क्या है? स्टेबल। क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना? 2p6 है भाई, 2p6 क्या होता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है? फुल फील्ड। क्या है? फुल फील्ड। ठीक है, ये क्या है? हाफ फील्ड नहीं है, S1 हाफ फील्ड नहीं होता, बहुत बार बता दिया। ये कैसा होता है? नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? एल्युमिनियम पे +3। उसके बाद कौन स्टेबल होगा? उसके बाद स्टेबल होगा फुल फील्ड वाला, तो कौन आएगा? एल्युमिनियम पे प्लस, और उसके बाद कौन स्टेबल आएगा? एल्युमिनियम पे +2। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, और ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कैसे किया। समझ में आया? तो अगर I नहीं दे रखा है, जैसे इस क्वेश्चन में I नहीं दे रखा था, या डेल्टा I की वैल्यू 11 और 16 इलेक्ट्रोवोल्ट के बीच में आए, तो आप कौन सा फैक्टर यूज करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करेगा कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, आया भाई? आया। चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने सीख लिया एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।